नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। दिग्विजय सिंह अचानक भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। उनके दिल्ली यात्रा से सत्ता के गलियारों में हलचल है। एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। आज दिग्विजय को सोनिया गांधी ने जब दिल्ली बुलाया तो लंबे समय से पर्दे के पीछे रहे दिग्विजय सिंह ऐसे समय दिल्ली पहुंचे जब 7 दिन के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है। चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके अशोक गहलोत लड़खड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं कि अध्यक्ष रहते हुए सीएम भी बने रह सकते हैं, तो कभी कहते हैं दोनों भूमिका एक साथ निभाना संभव नहीं है। इधर दिग्विजय सिंह साहब कह चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी लागू होगा। कमलनाथ भी इसी फार्मूले के तहत नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के करीबी हैं, जमीनी पकड़ वाले हैं। मध्य प्रदेश का कांग्रेस संगठन अभी भी उनकी मुट्ठी में है। संघ और भाजपा से उनका 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। तो क्या सोनिया गांधी दिग्विजय पर विश्वास जताएगी? क्या दिग्विजय की हिंदू विरोधी छवि से कांग्रेस को नुकसान होगा, या दिग्विजय के आने से कांग्रेस फायदे में रहेगी, या फिर दिग्विजय सिंह के दिमाग में कुछ और है और वो शायद अपनी उपयोगिता जाहिर करना चाह रहे हैं, साबित करना चाह रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अब तक एक तरह से नीरस रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अचानक रोचक हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आनन फानन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुला लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया के कहने पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं। इस पद के लिए अशोक गहलोत और शशि थरूर भी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नामांकन भरा नहीं है। इसलिए दिग्विजय की दिल्ली में मौजूदगी कांग्रेस की आगामी राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के नेता हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन पर अभी भी उनकी सबसे मजबूत पकड़ है। 2018 में कांग्रेस का राजनीतिक वनवास खत्म करने में दिग्विजय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके संगत पर पंकज जैसे प्रयोग काफी सफल रहे थे। जमीनी रणनीतिकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भाजपा के खिलाफ सीना तानकर खड़े होने वाले दिग्विजय का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे मुफीद हो सकता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाने का जोखिम उठाएगी? क्या गांधी परिवार से दिग्विजय सिंह की नजदीकी उनकी नई भूमिका तैयार करेगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद भी स्पष्ट कर चुके हैं कि 30 सितंबर तक सारी प्रक्रिया, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये वास्तव में जो निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है संगठन चुनाव को लेकर, जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो भी निर्णय होगा, वो सबके सामने होगा। अभी से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही राजनीति में आक्रामकता का एक नया दौर शुरू हो सकता है। संघ परिवार और भाजपा के खिलाफ दिग्विजय सिंह हमेशा तीखा बोलते रहे हैं। भाजपा सदैव उनके निशाने पर रही। उधर भाजपा नेता दिग्विजय सिंह पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। क्या दिग्विजय सिंह के आने से भाजपा की चुनावी रणनीति में बदलाव आएगा और इसका क्या असर होगा? फिलहाल भाजपा इस मुद्दे पर सदी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी आदत में शुमार हो गया है, इधर से एक एजेंडे को छोड़ो, दूसरे टूल किट एजेंडे में लग पड़ो। पर आप सबको ध्यान होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं कह रही हूँ, खुद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जब जब मैं वोट मांगने जनता के बीच में जाता हूँ तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं पर ये विचार कर रही है, या दिग्विजय सिंह जी स्वयं ये विचार कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनना चाहते हैं, तो फिर तो एक ही पंक्ति है उनके लिए, रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। 70 पार के दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस की नैया पार लगा सकेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्विजय में अभी भी वही जोश और खरोश बाकी है, लेकिन उनका दमखम कांग्रेस को दुविधा में भी डाल सकता है, क्योंकि भाजपा ने दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिग्विजय सिंह भी अपने बयानों से संघ परिवार और भाजपा पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो आने वाले दिनों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिग्विजय के आने से कांग्रेस में क्या फायदे में रहेगी, क्या नुकसान होगा, या क्या वाकई इसके अलावा क्या रणनीति हो सकती है, इसी सब पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। इसके बाद ही कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार CK नायडू जी भी जुड़ेंगे। ब्रजेश जी,
जो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि अचानक अभी तक परिवारवाद की बात चल रही थी, फिर राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, सोनिया गांधी के जो स्वास्थ्य के कारण है, और अचानक से अशोक गहलोत का नाम चर्चा में आता है और लगभग माना जाता है कि अशोक गहलोत निर्विरोध जीत सकते हैं। शशि थरूर की चर्चा होने लगती है, वो भी सोनिया गांधी से मिलते हैं और सोनिया गांधी उनको भरोसा देती है कि मैं तटस्थ रहूँगी। फिर अचानक से दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है और जैसा कि दिग्विजय सिंह की आदत है, वो हमेशा चौंकाते हैं लोगों को। क्या इस बार भी वो चौंकाएंगे या कुछ ऐसा उनके दिमाग में पकड़ा है जिसको जो सियासी पंडित वो नहीं समझ पा रहे हैं, या गांधी परिवार की इसके पीछे कोई रणनीति है, या दिग्विजय सिंह को लग रहा है कि वो आखिरी पारी है तो जरा अच्छे से खेल ली जाए? देखिए मनोज जी, पूरी बाकायदा प्री प्लान जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लंबे समय से आप देखिए कि बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, और सिर्फ एक परिवार को लेकर कि उनके यहाँ अध्यक्ष बताइए आप, गांधी परिवार के बाद कौन है। तो इससे मुक्ति या इससे पीछे छुड़ाने के लिए आप देखिए लगातार जतन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब पहली बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे तो उन्होंने कहा था कि अब गैर गांधी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कोई बनने को तैयार नहीं हुआ। तो आप देखिए कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी लंबे समय से, इसके बाद भी यदि कांग्रेस में एक धड़ा जो था G23 जिसे हम कहते थे, जिसमें टूटता जा रहा है या छोड़ कर जाते रहे, वो भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। तो एक तो आपके जो अंदर जो असंतुष्ट खेमा है उसको साधने का जतन है, और दूसरा कि ये जो तमगा लग गया है या जो ठप्पा लग गया है जिसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है कि गांधी ही सिर्फ वही एक परिवार की पार्टी है, तो उससे मुक्ति चाहती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी उनके पास रहे, 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, बिल्कुल। तो क्या आप देखिए कि बिना सोनिया गांधी के, बिना राहुल गांधी के चले? हमने तो देखा किस तरह से राहुल गांधी बाकायदा एक कानून को फाड़ कर रद्दी में उड़ा देते हैं, जिसका पार्टी को भी नुकसान होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष रहेगा, इससे पीछे छुड़ाना चाहती है, रिमोट से ही चलने वाली है। तो ये चाहे शशि थरूर लड़े, एक मुद्दा तो उनसे पीछे छूटे कि परिवारवाद के मुद्दे से। और दूसरी बात है कि इस बार जो आप देखिए कि बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है मनोज जी, कि उसका जो चुनावी कैंपेन होगा वो परिवारवाद के खिलाफ होगा, कि जो परिवार की पार्टियां हैं, एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका वो दावा करते हैं और बाकी की पार्टियों को वो कहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे हम देखें कि दक्षिण की पार्टियां हो, तमाम तरह की, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात करें, चाहे वो शरद पवार की पार्टी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, वो ये कहते हैं सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, या नीचे का कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं बन सकता, एक ही बाप बनेगा, बेटा बनेगा, माँ बनेगी, बहन बनेगी। तो इससे पीछे छुड़ाने का एक जतन है। और दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ें, चाहे अशोक गहलोत चुनाव लड़ें, जिसको गांधी परिवार का समर्थन होगा वही अध्यक्ष बनेगा। तो एक माहौल बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि गहलोत पर एक तरह से वो या तो गांधी परिवार ये तलाश करना चाहता है कि सबसे बेहतर रिमोट से कौन चल सकता है, मनमोहन सिंह जी की तरह गहलोत चल सकते हैं, तो गहलोत पर दाव खेल रहे हैं। क्योंकि बाकी के यदि जो लोग लड़ भी रहे हैं, शशि थरूर भी लड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ जीत नहीं पाएंगे, बिना गांधी परिवार के आशीर्वाद के कोई नहीं जीत सकता। तो उनको एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश है, उनको तो अपने गृह राज्य और दूसरा ये भी समर्थन हाँ, नहीं है ना। और ये भी जता सकेंगे वो कि देखिए हमारे यहाँ कितनी लोकतंत्र है। यदि वो देखिए G23 का नेता बोलता है मुझे चुनाव लड़ना, तो लड़ लीजिए। दूसरे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, इस बीच में दिग्विजय सिंह हमेशा जिस तरह से हेडलाइन बनते रहते हैं अखबारों की, बीच में कल वो कह देते हैं कि मुझे क्यों दौड़ से बाहर रखा है, आज उनको दिल्ली बुला लिया जाता। वही दिग्विजय सिंह कहते हैं कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, इसी आधार पर कमलनाथ जी ने एक पद छोड़ा है। अशोक गहलोत जब कह रहे थे कि वो सीएम बने रहेंगे, तो ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश है, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह पे दाव तो कम से कम गांधी परिवार नहीं लगाएगा। उसकी दूसरी वजह ये नहीं कि वो भरोसेमंद नहीं है, निश्चित तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में उनके प्रभार रहा, राहुल गांधी के गुरु के रूप में जाने गए वो पहले, फिर आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा में वो सक्रियता से निभा रहे हैं। लेकिन उनके माइनस प्लस पॉइंट दोनों, वो अच्छे संगठक हैं, संगठन क्षमता उनमें बेहतर है, मेहनत कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप देखिए उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की और अब फिर वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। लेकिन एक जो है कि उनको एंटी हिंदू के रूप में जो बीजेपी स्थापित कर चुकी है, यदि आप देखिए वो भोपाल से चुनाव लड़ते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को उतार दिया जाता है, एक पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश करती। उनके बयान जिस तरह से आए हों, चाहे वो ओसमा को लेकर या अन्य आतंकवादी घटनाओं को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि यदि ये वाली उनको अध्यक्ष बनाने की यदि गांधी परिवार पहल करता है तो ये दाव कहीं उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि एक माहौल बनेगा मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कि किस तरह से वो एंटी हिंदुओं के बयान देते रहे, तो इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी चाहे सोमनाथ मंदिर जाए, चाहे जनेऊधारी ब्राह्मण बने, तो जिस तरफ जा रही है कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह फिट नहीं बैठते हैं, अशोक गहलोत फिट बैठते हैं। चंद्रकांत नायडू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
चंद्रकांत जी, क्या आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह एक गंभीर नाम हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जिस प्रकार की हलचल दिल्ली में चल रही है? और दूसरा, वो कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उससे वो कांग्रेस को उबार सकते हैं अगर अध्यक्ष बनते हैं तो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद म्यूट किया हुआ है आपका ऑडियो। जी, आप जो कह रहे थे। देखिए मनोज जी, आज की तारीख में हम देखें तो कांग्रेस के पास अभी सूखा सा नजर आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसको नेतृत्व दिया जाए। क्या अशोक गहलोत एक राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी हो, कम से कम जिसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता हो, अन्य राज्यों में उसकी पैंठ हो। यदि हम अशोक गहलोत की बात करें तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान से बाहर की बात करो, क्या उनको स्वीकारता है? हाँ, पार्टी में उसको उनको राजस्थान में उनके लिए काफी विरोध है। अगर सचिन पायलट खेमे से उनकी जो तनातनी है वो किसी से छुपी नहीं है। और आप देखिए कि प्लस माइनस पॉइंट दोनों में, लेकिन क्या मजबूरी है आज के समय में कांग्रेस के पास ऐसा सर्वमान्य नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी सभी राज्यों में पैंठ हो, जो संगठन को खड़ा कर सके बिना गांधी परिवार के सहारे के, बिना, मुझे नहीं लगता है कि वो संगठन भी आगे चल सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जो मैंने आपसे पहले कहा ना, वो एक छुटकारा चाहते हैं कि गांधी परिवार का जो तमगा है या जो मुद्दा बन रहा है जिसको लगातार हवा देती है बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं एक मुद्दे से तो पीछे छूटे। फिर बाकी के मुद्दों की हम जब बात करते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लगातार बढ़ी रहे हैं, आज की तारीख में आप देखिए तो एक मुद्दा उनने कमजोर करने की कोशिश की कि वो अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। जिस तरह के बयान पहले मनमोहन सिंह सरकार में आते थे या मनमोहन सिंह ने कहा था या बाकी के कांग्रेस नेता कहते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार है देश की सारी संपत्ति पे, संसाधनों पे, सॉरी माफ कीजिए। तो आप देखिए कि वो जो बयान थे वो किस तरह से उनके नेगेटिव गए। तो उन चीज़ों को सुधारने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में जिस तरह से टूट फूट चल रही है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से कितना लाभ मिला था, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी की स्वीकारता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि उनको सभी लोग स्वीकार कर लें, पूरे जो उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा था पार्टी में। तो ये कहीं माहौल बनाया जा रहा है और ये माहौल में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे न पीछे, चाहे अशोक गहलोत के बयान हम देख रहे हैं कि लगातार दिन में 3 बार बदल रहे हैं। वो कहते हैं मैं सीएम बना रहूँगा, फिर कहते हैं मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, बिना पद के भी काम कर सकता हूँ। तो आप देखिए कि एक ना एक प्रेशर उन पर भी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पार्टी पे प्रेशर बनाना चाहते हैं कि यदि वो सीएम पद छोड़ेंगे तो सीएम भी उनकी मनपसंद का होना चाहिए, बिल्कुल, ना कि उनके विरोधी सचिन पायलट को। यदि पार्टी ये सोच रही हो कि गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे तो वहां सचिन पायलट को साध लेंगे, तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप शर्तों के साथ, और बाकी का आपके पास है कौन व्यक्ति। यदि दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ जी की हम बात करें तो कमलनाथ जी पहले ही इंकार कर चुके हैं, वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। जब से अहमद पटेल की जो जगह खाली हुई थी, लगातार बात उठ रही थी कि कमल पटेल को उनकी जगह मिल सकती, माफ कीजिए कमलनाथ जी, तो कमलनाथ जी 3 बार मुलाकात हुई उनकी सोनिया गांधी से, लेकिन लगातार वो इनकार करते रहे कि वो अभी मध्य प्रदेश में ही रहेंगे कम से कम 2023 तक। 23 के बाद वो आगे विचार करेंगे। तो उनकी रणनीति है। मैं आऊँगा ब्रजेश जी। नायडू जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। नायडू जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। नायडू जी, सवाल मेरा यही था कि क्या वाकई में दिग्विजय सिंह एक गंभीर नाम आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जिस प्रकार से वो सक्रिय में बयान दिया है और ये भी कहा कि 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए। और दूसरा, अगर अशोक गहलोत की जगह अगर दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है या वो बन जाते हैं चुनाव लड़कर जीत कर, तो जो कांग्रेस की मौजूदा परिस्थितियाँ हैं और देश का जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसमें वो कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? नहीं, देखिए एक चीज तो ये है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल, और किसी ने नहीं कहा कि हाँ वो बन सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुल मिलाकर हम लोग अगर देखते हैं जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त में, गहलोत जी का बारे में जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी ने आज ये कहा है कि वो एक व्यक्ति एक पद के लिए समर्थक हैं वो। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही शायद ये बयान आया है राहुल गांधी का कि वो एक पद और एक व्यक्ति एक पद के लिए चाहते हैं। तो असली बात यह है कि खुद गहलोत जी अभी तक जो कांग्रेस के 3 प्रेसिडेंट्स ऐसे रहे जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव,
जी नरसिम्हा राव। उसमें खास बात ये रही कि वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अध्यक्ष बने रहे। चीफ मिनिस्टर बनते हुए अध्यक्ष बना हुआ कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। जी चीज ये है कि मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन के बने रहना चाहते हैं, तो वो जाहिर है कि राजस्थान पे उनका फोकस कहीं ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो अपनी वहाँ पैठ जो बनी हुई है उसको बनाए रखना चाहेंगे, और ये एक पार्टी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो शायद वो ये मान जाएं कि वो चीफ मिनिस्टर ना बने रहें। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का प्रश्न है, दिग्विजय सिंह को जितना कांग्रेस से हासिल हुआ है अभी तक, उतना कांग्रेस को दिग्विजय सिंह का योगदान रहा है या नहीं रहा है, इसके बारे में कई लोग शंका कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी 20 सालों में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है बीजेपी की, अगर उसका आकलन किया जाए तो शायद बहुत कम कुछ मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि अगर उस बैलेंस शीट पे अगर आप जाते हैं तो क्या वाकई में वो अध्यक्ष के तौर पे कामयाब हो सकेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, वो चाहे गांधी परिवार के समर्थन से बने या ना बने। दूसरी चीज ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई वो काफी समर्थन प्राप्त है गांधी परिवार का उनको, क्या वाकई में ऐसा है, इसके बारे में अब गारंटी नहीं दी जा सकती, जबकि खासतौर से वो राज्यसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव भी हार गए हैं। और दूसरा ये भी है ना नायडू, जिस प्रकार से इलेक्शन बायपोलर हम देख रहे हैं 2014 का, 2019 का और 2024 के पहले जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, वो पीएफआई के छापे हो, हिजाब का विवाद हो, ज्ञान व्यापी हो, और इन सब के बीच तो एक दोहरी तलवार पे चलने का होगा कांग्रेस के लिए रिस्क, अगर दिग्विजय सिंह पर दाव लगाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि उनको जब वो जाते हैं तो उनके वोट कट जाते हैं। कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में भी उनके लेकर यही धारणा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अकेले ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को प्रचार कर रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं रहा उनके लिए। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह नहीं तो अगर गहलोत भी नहीं तो क्या कमलनाथ, क्योंकि हमको आप भी, क्योंकि शशि थरूर को उनके गृह राज्य कर्नाटक में समर्थन नहीं है, मनीष तिवारी G23 के नेता हैं, तो शायद गांधी परिवार के दबाव में बहुत गिनती के लोग डेलीगेट्स होंगे जो उनको वोट करें। एक नाम चौहान का भी आ रहा, अशोक राव चौहान का भी महाराष्ट्र से, पृथ्वीराज चौहान का आ रहा है। जी पृथ्वीराज, माफ कीजिए, आ रहा है। इसमें एक चीज और भी देखने वाली है कि नाम तो और भी हैं, नाम अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है, सुनील वासनिक मुकुल वासनिक, जी मुकुल वासनिक का भी है, मनीष तिवारी का भी है, सिद्धरामैया का भी है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एक जमाने में। जी। तो बात यह है कि जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, कैंडिडेट्स को 10 ऐसे डेलीगेट्स के नाम देने होंगे जो उनका समर्थन करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि नहीं दिग्विजय सिंह कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, अभी एक चीज जो हो रही है वो खासतौर से देखने वाली बात यह है कि जैसे हुड्डा हैं जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे एक जमाने में, बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो और कुछ लोग जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद से आजकल में मिले हैं। तो और उसमें शायद ये देखने की बात की गई है कि शायद अगर कोई ये कह के गुलाम नबी आज़ाद को राजी कर लेता है कि नहीं वो भी समर्थन कर सकते हैं अभी भी कांग्रेस का, तो वो एक बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस के लिए। हालांकि मुझे शंका है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन एक चीज ये जरूर मानी जा रही है कि जो कैंडिडेट अभी मैदान में है, शशि थरूर हो सकता है केरला से ना मिले उनको, लेकिन देश में कहीं से भी नहीं मिलेगा समर्थन, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। खुद गहलोत के साथ में भी ये कहा जा सकता है कि उनको खुद राजस्थान से कितना समर्थन मिल पाएगा अभी की परिस्थिति में। जी, लेकिन जिस हुड्डा की बात कर रहे हैं आप, उनके मिलने के बाद ही कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया था। उनकी पार्टी के, उनके प्रदेश इकाई से ही विरोध शुरू हो गए थे कि वो किस तरह से गांधी परिवार के खिलाफत करने वाले, छोड़कर जाने वालों से मिल रहे हैं, तो उनको जीते ही इसमें गिनती होने लगी थी उनकी। हाँ देखिए, ये चीजें जो है ना, ये छन छन के आती हैं ऐसी खबरों में, और कितना समर्थन वहां पे उनको पहले था और अब कितना होगा ये कह पाना इसको ऐसे भी देख सकते हैं नायडू जी कि हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही, और हमने भी देखा है कि 98 के बाद से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो चेयर रेस है दोनों के बीच में रही है, परिवारवाद, वंशवाद को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि देखिए इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब कौन सा गांधी। तो शायद कांग्रेस के कई सारे 8-10 नेता
चुनाव लड़ रहे हैं गांधी परिवार के इशारे पर, और ये मैसेज देने की प्रयास की देखिए हम तो असंतुष्टों की भी सुन रहे हैं और हमारे आंतरिक लोकतंत्र इतना अच्छा है कि चाहे जो भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, उनमें नॉमिनेशन हो जाता है कि राजनाथ सिंह के बाद कौन आ जाएगा और अमित शाह के बाद कौन आ जाएगा और नड्डा के बाद कौन आ जाएगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी परिस्थितियां जिस तरह की बनी हुई हैं, ये तो तय है कि इलेक्शन होंगे। तो एक जो आरोप लगता रहा है कि नहीं भाई इसके बाद में सिर्फ गांधी ही कोई बनेगा, ये तो तय है कि वो नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि वो गांधी परिवार से संबंधित हो। आप देखिए नरसिम्हा राव के बारे में ये माना जाता था कि जब उनको बनाया गया तब तो वो कांग्रेस में जो उस वक्त की लीडरशिप थी गांधी परिवार से, उसी के समर्थक माने गए थे। बिल्कुल, लेकिन कि वो अलग हो गए। और ये भी तय है कि अभी भी अगर ऐसा हुआ तो खुद गहलोत भी उनका कितना साथ दे पाएंगे ये कहना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए हर बार ये माना जाता है कि जो एक उस परिवार का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है पार्टी पे वो बना रहेगा। जब नहीं था तभी पार्टी अच्छे से चली, ऐसी बात नहीं है। तो ये जरूर है कि अभी की परिस्थितियों में सारी समस्या इस बात को लेके कि सारे लोग जो है, लगता है कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया था। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि मान लीजिए अगर कोई और अध्यक्ष बन भी जाता है, गांधी परिवार के पास ही रिमोट रहेगा, तो क्या अगर दिग्विजय सिंह की जो दावेदारी की हम बात कर रहे हैं या कमलनाथ का नाम चल रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई खास असर इसका आप देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, यदि हम एक संभावना जताएं, यदि हम इस पर भी चर्चा करें कि दिग्विजय सिंह बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति पे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी एक नंबर कौन चल रहे हैं? कमलनाथ जी चल रहे हैं, एकला उनका सब कुछ चल रहा है, जो वो चाहते हैं वो हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह भी जब उसी समकक्ष या पावर में आ जाएंगे तो टकराव नहीं होगा मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर होगा, भी लागू होती है कि अगर वो बनते हैं तो वहां पे जो अभी 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं, एक तो खुद चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, एक तो खुद पायलट हैं, दूसरे सचिन पायलट, बिल्कुल, सीपी जोशी एक गंभीर नाम है, और शांतिलाल धारीवाल भी हैं। तो कैंडिडेट्स वहां पे भी हैं और वही परिस्थितियां वहां पे भी बनने जा रही हैं अगर वो होता है वहां पे जैसे यहाँ हो रहा है तो। लेकिन ये है कि अगर वो वाकई में अध्यक्ष बनते हैं, एक बार हम लोगों ने ये देख लिया है, हमारा मध्य प्रदेश का एक अनुभव ये रहा है कि अर्जुन सिंह जी एक समय में वर्किंग प्रेसिडेंट होते थे कांग्रेस के। उस वक्त में उन्होंने जितने दुश्मन बनाए पार्टी में, मध्य प्रदेश में और बाहर, उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो यहाँ पे पार्टी उनको हटाने की बात चली थी तब किसी ने साथ नहीं दिया उनका। जो और यहाँ तक कि चुनाव हार गए थे होशंगाबाद में वो। हाँ, तो ये बात दिग्विजय सिंह को भी याद रहनी चाहिए और कमलनाथ को भी याद रहनी चाहिए कि पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो सारी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे, सिर्फ मध्य प्रदेश का तबका ही उसका ध्यान ना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस उम्र में दिग्विजय सिंह, खास तौर से जब वो एमपी भी नहीं रह पाए थे, लोकसभा में चुने जा सके थे, और तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो पार्टी को साथ में अगर नहीं लेके चल सके तो कोई फायदा नहीं उनको कमलनाथ। और हम तो देख चुके हैं ना 2020 में जो सरकार गई कि अगर वो दिग्विजय सिंह अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही साथ लेकर चल रहे होते तो शायद सरकार अभी कांग्रेस की ही होती। कुल मिला के ये तो अभी तक अगर नहीं समझ में आया तो मेरे ख्याल से 72-75 साल की उम्र में अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। उनको अध्यक्ष बनना भी चाहिए कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ सकता है। ये सवाल तो वहां पे भी पूछेंगे ना। बिल्कुल, सवाल तो हो सकता है। उठेंगे। जिस तरह से दिग्विजय सिंह हेडलाइन बनते रहते हैं, उन्हें सोचा हो कि मैं क्यों इससे दूर रहूं, सुर्खियों में बनने के उनके जो जतन, बिल्कुल सही लगता है मुझे। ये बिल्कुल, ये पहली बात मैं समझता था कि ये शायद सुर्खियों में बने रहने के लिए ही उन्होंने बात कही होगी। वो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा सुर्खियों में रही है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बन जाए जो कांग्रेस को जमीन पर भी ले आए, बजाय सुर्खियों में या ट्विटर पे, सोशल मीडिया में। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा और उस पर फिर और चर्चा करेंगे, हम आपसे समझेंगे इस पूरे मामले को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। और एक दर्शकों को एक शरद पवार का किस्सा बताना जरूरी है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे तब उनसे पूछा गया था कि आपको पता है कि हार निश्चित है, फिर चुनाव क्यों लड़े? तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए चुनाव लड़ा हूँ ताकि लोगों को यह पता तो चले कि मैं नंबर 2 पर तो हूँ पार्टी में, मेरी हैसियत पार्टी में नंबर 2 की है। तो क्या दिग्विजय सिंह भी उसी राह पे बढ़ना चाहते हैं, या वो मध्य प्रदेश के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, या देश की राजनीति में तमाम सारे नेताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये मान के चल रहे हैं कि 2018 के चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह चूक चुके हैं,
तो उनके लिए कोई संदेश है। ऐसे तमाम सारे संदेशों की पड़ताल करेंगे, लेकिन जब पिक्चर क्लियर होगी वो 30 सितंबर के बाद जब पता लगेगा कि नामांकन किस किस ने दाखिल किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र रहेगी और हम आपको इसको पल पल का अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे और इसके पीछे की कहानियाँ भी हम आपको अटेंशन और तमाम सारे अनादि टीवी के कार्यक्रम बताते रहेंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही अनादि टीवी, और मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।